नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य शिवम गंगवार एंड आज हम बात करेंगे लोक पुरुष साम सिद्धांत के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं इस लायक बना हूँ कि मैं आपको आज ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप पेन एंड कॉपी लेके बैठें, ताकि आप इस लेक्चर के दौरान क्या नई चीज़ें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो नोट डाउन करें। एंड में हमें फीडबैक दे पाएँ कि आपका क्या नया आपने सीखा, क्योंकि इस लेक्चर के दौरान आपका एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप ज़रूर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स हम आजकल फेस करते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के पीछे भागते हैं कि इस बीमारी में कौन सी दवाएँ लिखी जाती हैं। किसी भी वैद्य के पास जाएँगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे या अपने कॉलेज में भी हैं, तो वो बस ये देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में इस बीमारी के प्रिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। ये एक वेस्टर्न माइंडसेट है, ये आयुर्वेद में काम नहीं करता। आयुर्वेद में काम करती है युक्ति, थॉट प्रोसेस। आपको वो डेवलप करना है कि क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पुरुषम पुरुषम बिच, हर पुरुष अलग है। वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, उसका जन्म कब हुआ, ये तक इम्पोर्टेंट है। उसकी रक्त धातु कब बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी प्रकृति का निर्माण उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम के बारे में कि आयुर्वेदा सीडो साइंस है। हमारी संहिताएं सीडो साइंस नहीं है, हमारी संहिताएं कोडिफाइड साइंस हैं। और हमारी संहिताएं ऐसी नहीं है कि वो नॉलेज की स्पून फीडिंग कर दें। हमारी संहिताएं कोड बुक हैं, गाइड बुक हैं, जिनमें फॉर्मूलाज हैं, कोड्स हैं, सूत्र हैं। अब ये एक वैद्य पे डिपेंड करता है, वो उनको कैसे डिकोड करता है और कैसे अपने पेशेंट पे अप्लाई करता है। और दैट इज़ ब्यूटी ऑफ आवर साइंस कि एक वैद्य अपने तरीके से उन चीज़ों को समझे और उसको अप्लाई करे। और मेरे लिए जो संहिताओं को डिकोड करने का साधन है वो गुरु है। सो फाउंड योर गुरु हु कैन इनलाइट यू, और आपको वो ऑब्जर्व करना सिखा पाएँ, वो वे ऑफ थिंकिंग दे पाएँ कि कैसे हमें देखना है, हमें कैसे एनवायरनमेंट को हमेशा ऑब्जर्व करना है। चलते फिरते, घूमते सोते, हमेशा प्रकृति को जितना ऑब्जर्व करेंगे आप, उतना ही अपनी बॉडी को समझ पाएंगे, अपने पेशेंट की बॉडी को समझ पाएंगे। प्रकृति जैसे जैसे बिहेव करती है, आपकी बॉडी वैसे वैसे बिहेव करेगी। और ये चीज़ें आपको अभी सब समझ में आएंगी जब आप लेक्चर कंप्लीट होगा। हमारा टॉपिक है लोक पुरुष साम सिद्धांत। लोक पुरुष साम सिद्धांत को दो तरीके से देखा जाता है, एक संरचनात्मक रूप से, एक कार्यात्मक रूप से। संरचनात्मक रूप से कि ये चीज़ ऐसी दिखती है बाहर प्रकृति में और बॉडी में ऐसी दिखती है, तो ये संरचनात्मक रूप से हो गया। जैसे लाक्षा लुक्स लाइक एल्वुलाई, इट विल वर्क ऑन द एल्वुलाई। बट दिस इज वन लेवल ऑफ लोक प्रोत्साहन सिद्धांत। जो कार्यात्मक रूप से लोक प्रोत्साहन सिद्धांत है वो है बेस ऑफ आयुर्वेदा। क्योंकि जो चीज़ें बाहर होती हैं इन द टर्म ऑफ मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स, वही चीज़ें बॉडी के अंदर की होती हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। जैसे आपके चारों तरफ की वायु अगर दूषित है तो आपके अंदर की वायु का दूषित होना स्वाभाविक है, इसलिए आजकल आप एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे प्लांट जो होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है, जल और अग्नि। वैसे ही हमारी बॉडी को लिए, हमारी बॉडी में अग्नि और जल की वजह से ही पित्त का काम हो रहा है। सो एवरीथिंग इज ए फंक्शनली सिमिलर। हमारे आचार्यों ने बाहर होने वाली घटनाओं को देखा, वही चीज़ हमारी बॉडी में कैसे हो रही हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में, ऐसा ऑब्जर्व किया। बट हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? मैं, आप, हम ना किसी और ग्रह से यहाँ नहीं आए हैं। ह्यूमन क्रिएशन, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन सब इसी दुनिया में हुआ है। तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स बाहरी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं वही सभी हमारी बॉडी पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो हमारी इंटरनल फिजिक्स इज आल्सो सेम एज आउटर वर्ल्ड। हमारी सराउंडिंग में भी जो भी हो रहा है वही अंदर हो रहा है, बट इन मॉडिफाइड फॉर्म में। बस इतना ही, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्योंकि एवरीथिंग इज पंचमहाभौतिक। कोई वैद्य किसी भी फॉर्म में चिकित्सा क्यों ना कर रहा हो, इन द एंड वो महाभूतों की ही चिकित्सा कर रहा होता है, क्योंकि हमारे जो दोष हैं वो भी महाभूतों से ही मिलके बने हुए हैं। आपने हमारे पुराने लेक्चर बात को, जहाँ हमने बात को डिकोड किया या पित्त को डिकोड किया, वो वहाँ आपको समझ में आया होगा कि
बात में आकाश और वायु कैसे काम करते हैं, पित्त में जल और अग्नि कैसे काम करते हैं, वहाँ मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन आज हमारा टॉपिक है वो है षड्रस और इसके पंचमहाभौतिक इम्पोर्टेंस। तो पहला क्वेश्चन है कि आचार्य ने पंचमहाभौतिक संगठन क्यों बताए हैं रसों के? क्योंकि उन्होंने तो उसके गुणों कर्म भी बताए हैं। पंचमहाभौतिक संगठन बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी रसों के? क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ गुण और कर्म से भी चल जाता, लेकिन आचार्य ने पहले महाभूत संगठन बता दिए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि अगर आप महाभूत से ही समझ सकें तो आपको शायद गुण और कर्म की जरूरत ना पड़े। We understand रस only as a taste, but रस is actually telling the mechanics of the dead. रस महाभूत help us to understand तत्व of the dead. सबसे पहले हम बात करेंगे मधुर रस और कसाय रस के बारे में। तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर दिस, अगर सही में समझना है तो ये कैसे काम करते हैं, वी नीड टू मेक ए लोक पुरुष साम्य कंपेरिजन। तो मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत होता है। पृथ्वी और जल तो कैसे समझें? जैसे हम किले जिससे पॉट या कुल्हड़ बनाते हैं, उसमें मिट्टी लेते हैं, उसमें जल मिलाया जाता है, फिर उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कुछ भी संरचनात्मक बनाया जा सकता है। तो मधुर रस का काम बॉडी में भी यही होता है, एक निर्माण करना। दूसरा है कसाय रस, उसमें पृथ्वी और वायु है। अब यहाँ पर पृथ्वी और वायु है, इसका मतलब क्या है? जो बीच में लूज सैंड मिलती है ना, उसके जैसा काम करेगा। तो इससे कुछ बना नहीं सकते हैं आप, अगर सिर्फ रेत का यूज़ करके कुछ बना नहीं सकते क्योंकि वो आपस में चिपकेगा नहीं। लेकिन इसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे? जैसे आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, आज कल प्रोग्राम है और आज बारिश हो गया बहुत ज़्यादा, तो गार्डन आपका बहुत गीला हो गया। अब आपके पास दो ही उपाय हो सकते हैं कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ निकले और इसको सुखा दे, लेकिन एक दिन के अंदर तो गार्डन में पानी सूखेगा नहीं। सेकंड थिंग क्या होगी कि आप रेत लेके आए और वहाँ पे डाल दिया जाए और ये सूख जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे एक शोषण का काम हुआ है। सो कसाय रस इज एक्चुअली डू सेम थिंग इन द बॉडी। आप उसके गुण और कर्म पढ़ेंगे तो इट इज स्तंभक, क्लेद, शोषक, लेखन, रक्त, पित्त, हर। सो कसाय रस शरीर के अंदर जो क्लेद है उसको खींचकर धातु में कन्वर्ट कर देता है। सो इट कन्वर्ट्स क्लेद इनटू प्राकृत धातु, जो अस्थिर है उसको स्थिर बना देता है। सो यू सी कसाय एंड मधुर बोथ ऑफ देम डूइंग दिस एक्शन। एक क्ले के जैसे काम कर रहा है जिससे मिट्टी और जल महाभूत से हम कुछ भी बना सकते हैं। एक डाई सैंड के जैसे काम कर रहा है जिससे शोषण का काम किया जा सकता है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम पूरा इसकी मैकेनिक्स को समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अम्ल रस और लवण रस के बारे में। अम्ल रस जो होता है वो पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत से बना होता है। लवण रस जो होता है वो जल प्लस अग्नि महाभूत से बना होता है। तो पहले बात करते हैं अम्ल रस के बारे में। तो हम इसको कैसे समझें कि यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि है? सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द प्रोसेस ऑफ हाउ ब्रिक्स आर मेड। उसमें क्या होता है? भट्टी में पहले मिट्टी और जल से मिट्टी का शेप बनाया जाता है, ईंट का शेप बनाया जाता है, फिर उसको वहाँ भट्टी में डाला जाता है जहाँ पे उसके सिलिका के जो क्रिस्टल होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं और फिर फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे द मोमेंट यू कूल इट डाउन सब सॉलिड हो जाता है क्योंकि बंधन हो जाता है अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम पृथ्वी को अग्नि का संस्कार दे रहे हैं। ठीक है, जो मिट्टी का संरचना था, जो ईंट का संरचना हमने डाला था उसके अंदर, भट्टी के अंदर, वो पहले अनस्टेबल था, लेकिन भट्टी से जब निकाला गया वो स्टेबिलिटी पा गया। वो पहले गुरु था, लेकिन भट्टी से जब निकालोगे तो उसके अंदर लघुता आ जाएगी, लेकिन लघुता के साथ में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अम्ल रस का जो एक्शन था कि जहाँ क्लेद ज़्यादा था, विलयन हो रहा था, तो धातु को स्थिर बनाने के लिए हम अम्ल दे रहे हैं। सो वी गिव अग्नि और पृथ्वी ताकि जो अंदर का क्लेद है वो बाहर निकले। इस प्रोसेस से क्या होता है? जो बॉडी में धातु शिथिल होता है वो वापस स्थिर हो जाता है। देखो, कसाय रस ने भी स्थिरता लाई, लेकिन कसाय रस का काम जो था वो शोषण के द्वारा था, वो शोषण के प्रोसेस से ऑब्जॉर्व करता है, जबकि अम्ल रस जो होता है वो दहन के प्रोसेस से ऑब्जॉर्व करता है बिकॉज ऑफ द अग्नि महाभूत।
अब आप संहिता में अम्ल रस के गुण और कर्म पढ़िए, ठीक है। इसके गुण है कि अग्नि, दीपन, पाचन, रुचि। क्यों? क्योंकि वी आर डूइंग स्टिमुलेशन बिकॉज इट हैव अग्नि महाभूता। पाचन क्यों कर रहा है? क्योंकि वी आर डूइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ईंट का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वैसे ही अन्न का मॉलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अम्ल रस का काम पुष्टि होता है, ठीक है। अब मधुर रस का भी काम यही होता है, पुष्टि देना, लेकिन मधुर रस गुरु होता है, ठीक है। मधुर रस का पुष्टि करने का काम ऐसा हो गया जैसे मिट्टी का घर बनाना, ठीक है। जब भी आप गांव में मिट्टी का घर बनाते हैं तो मिनिमम आपको 4 फीट की दीवार बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 से 3 फीट की दीवार नहीं, वो गिर जाएगी, क्योंकि उसमें उतना स्टेबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन अम्ल रस जो ब्रिक है, जो मतलब ईंट है, उससे आप 1 फीट की बनाइए, वो भी स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि उसके अंदर लघुता के साथ स्थिरता भी है। एक काम बताया गया है मूल बात अनुलोमन अम्ल रस का। इसमें क्या है, मूल वायु क्या होता है कि मूल वायु वेयर बायो इज नॉट गेटिंग एनी स्टिमुलेशन टू फंक्शन, मीन्स अपने काम करने के लिए उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है वहाँ पर। अब सिद्धा में क्या होता है, सिद्धा में मूल बात में सीधा प्राण शक्ति से चलन कर दिया जाता है उसका। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, वी कैन मैकेनिकली स्टिमुलेटेड, ठीक है। सो अम्लरस में अग्नि है, ठीक है, और पृथ्वी है। तो क्या होगा, अग्नि जो होगा वो स्रोतस को जो संकुचित है उसको ओपन करेगा, ठीक है, डायलेट करेगा। पृथ्वी क्या करेगी, इमीडिएटली डाउनवर्ड पुश करेगी उसको। तो एक ने क्या किया, पाइप को, स्रोतस को ओपन किया, एक ने डाउनवर्ड पुश किया, बिकॉज ऑफ द पृथ्वी महाभूता। तो जो वायु मूड हो गई थी उसके अनुलोमन का काम भी अम्ल रस करता है। अम्ल रस का काम धातु पाक भी होता है। तो अम्ल रस के अति सेवन से धातु पाक होता है। जैसे अगर उसी ईंट को जिसको भट्टी से निकाला गया था 1 दिन के अंदर, उसको मैं अगर 5 दिन में रख दूं उसी अग्नि में, तो बिकॉज ऑफ द एक्सिस ऑफ अग्नि वो तो चूर चूर हो जाएगा। सो अति लव अम्ल रस सेवन से धातु विल स्टार्ट डैमेजिंग, इसलिए मना किया गया है कि अति लव अम्ल रस सेवन नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक्सिस ऑफ अग्नि, क्योंकि उसमें अग्नि महाभूत है, इज रिमूविंग एक्सिस ऑफ क्लेदा, बॉडी से एक्सिस ऑफ क्लेद भी निकलेगा। देयरफॉर धातु विल बिकम टू रुक्ष, बहुत ज़्यादा धातु रुक्ष बन जाएगी। मतलब एक पॉइंट तक अंदर का जो अनयूज क्लेद है वो अम्ल रस द्वारा यूज हो रहा है, यानी अंदर से बाहर निकल रहा है। लेकिन जब ज़्यादा ही अम्ल रस का सेवन किया जाएगा तो वो रुक्ष हो जाएगी, डैमेज करेगी धातु को। तो हमने क्या समझा कि अम्ल रस दहन प्रोसेस से काम करता है। अब लवण रस की बात करते हैं। लवण रस क्या है, वाटर प्लस फायर, मतलब जल और अग्नि। तो थिंक अबाउट नेल पॉलिश, ठीक है, गर्ल्स को अच्छे तरह से समझ में आएगा। जब फ्लोर पे नेल पॉलिश गिर जाता है तो वो बहुत ग्रेथिक फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, वी यूज नेल पॉलिश रिमूवर। उसको डालने पर क्या होता है, जो बहुत चीज़ ग्रेथित है, बहुत हार्ड हो गई है, इमोबाइल है, उसका विलयन होने लगता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जब भी फाइब्रोसिस का संप्राप्ति हो, फाइब्रॉइड का संप्राप्ति हो, फाइब्रोसिस का हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, तो वहाँ पर यही चीज़ हो रहा है कि कोई चीज़ ग्रथित हो गई है। तो लवण रस के कारण से आपको क्या मिलता है कि वो बंधन को नष्ट करता है, क्योंकि वो छेदक है, भेदक है, और वो बाहर से अंदर क्लेदन करता है, जिसके द्वारा वो उस चीज़ को डिजॉल्व करता है। तो अम्ल रस और लवण रस को देखें तो जो धातु के अंदर जो क्लेद उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, अम्ल रस। लेकिन जहाँ धातु जब पूरा सूख चुका हो, ड्राई हो चुका हो, इन डेट वी गिव लवण रस, बाहर से अंदर क्लेदन करने के लिए हम वहाँ पे लवण रस देते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल टू डिफ्रेंशिएट अम्ल एवं लवण। तो अम्ल रस जो होता है वो गर्म तेल की भांति होता है, ठीक है, और जो लवण रस होता है वो होता है गर्म पानी की तरह। गर्म पानी आपने देखा होगा कि सिर पे अलाउ नहीं किया गया कि सिर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन गर्म तेल से मालिश की जा सकती है, गुनगुने तेल से मालिश वालों की जा सकती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्थिरीकरण ऑफ धातु नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ है ही नहीं जो धातु का स्थिरीकरण करे, इसलिए वो डैमेज करता है। लेकिन गर्म तेल क्यों अलाउ है? क्योंकि गुरुत्व ऑफ तेल जो होती है, जो तेल के अंदर गुरुत्व होती है, वो स्थिरता प्रदान करती है, धातु को पोषण प्रदान करती है, इसलिए गर्म तेल अलाउ होता है। इसलिए सिरोधारा अलाउ है, गर्म तेल की सिरोधारा होती है, लेकिन गर्म पानी से सिरोधारा नहीं किया जाता।
तो यहाँ पे हमने अम्ल और लवण रस को समझ लिया। अब हम बात करेंगे तिक्त रस और कटु रस की। ठीक है, तिक्त रस जो है वो वायु प्लस आकाश महाभूत है, कटु रस जो है वो वायु प्लस अग्नि महाभूत है। तो तिक्त रस को कैसे समझे? ऐसे समझिए जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, आपको कपड़े सुखाने हैं। तो दो तरीके होते हैं कि रूम में पंखा चला के कपड़े सुखा लिए जाएं या धूप में सुखाए जाएं। तो अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप रूम में कपड़े सुखाते हैं, लेकिन जो पतले कपड़े हैं, ठीक है, हल्के कपड़े हैं, वो तो पंखे की हवा से सूख जाएंगे। ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कपड़ों में सॉफ्टनेस रहती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कपड़े जीन्स हो, तो वो जीन्स हो, मोटा कपड़ा हो, तो वो रूम में नहीं सूखता, पंखे की हवा से नहीं सूखता, और उसके लिए हमें क्या होता है, अग्नि की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ब्लोअर यूज़ करते हैं या प्रेस का यूज़ करते हैं। या जब हम धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, तो कपड़ा स्टिफ हो जाता है, अग्नि की वजह से स्टिफनेस आ जाती है, हार्ड हो जाता है, कलर डैमेज हो सकता है। तो रूम में हम जब कपड़े सुखा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस चलता है। जैसे कपड़े के चारों तरफ बांस बनेगा, फिर हवा पंखे की हवा लगेगी, वो हटेगी, फिर दूसरा बांस बनेगा। तो कंटिन्यूस एयर की ज़रूरत होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इसमें हमारे हल्के कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन कटु रस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ पे हम दहन की ज़रूरत है, पाचन की ज़रूरत है। लाइक मेरी जीन्स सिर्फ रूम में हवा में नहीं सूखेगी, उसको सूरज की ज़रूरत पड़ेगी या ब्लोअर की या प्रेस लगाना ही पड़ेगा उसको, तब जाके वो सूखेगी। सो सम अप करते हैं, कसाय रस जो है और मधुर रस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि उनमें पृथ्वी का डोमिनेंस है। कसाय और मधुर पृथ्वी का डोमिनेंस है। सो अम्ल एवं लवण रस वर्क ऑन द लिक्विड मैकेनिक्स। अम्ल रस में पृथ्वी है, लेकिन वो अग्नि की वजह से उस पृथ्वी का विलयन हो रहा है, और विलयन के बाद क्या होता है, उसमें स्थिरता आती है। जबकि लवण रस से क्या होता है, डायरेक्ट विलयन होता है, वो भी बाहर से अंदर जल देकर होता है। ठीक है, बाहर से अंदर विलयन कब होगा, जब लवण रस यूज होगा। कटु और तिक्त रस का जो वर्किंग होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द हीटेड एयर एंड विंड। ठीक है, तो यू कैन सी सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर मैकेनिक्स। मधुर कसाय सॉलिड, लिक्विड की में अम्ल लवण हो गया, और कटु तिक्त में वेपर मैकेनिक्स हो गई। तो सिर्फ महाभूतों को ही समझ के, लोग को संवाद में समझ कर एक एग्जाम्पल से हम चीज़ें समझ सकते हैं कि वो कैसे हो रही हैं। हमें बिल्कुल भी रटने की, संहिताओं को रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें उनको समझना है। अब आप चिकित्सा में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें, आपको द्रव्य का बस रस पता होना चाहिए, वो कैसे काम करता है। ठीक है, द्रव्य का रस जब पता होगा, आपको पता है कि बॉडी में कौन से महाभूत की वृद्धि है, कौन से महाभूत की कमी है, आपको कौन सा महाभूत देना है, आपको क्या विलयन कराना है, किलेद का शोषण कराना है कि किलेद का दहन कराना है, तो उस आधार पे आप औषधि का चयन करेंगे, तो ये थॉट प्रोसेस डेवलप होगा आपका। तो हम चाहते हैं कि आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। एंड चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से दोनों लोक पुरुषार्थ सिद्धांत अप्लाई होंगे। ठीक है, ये एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है। इसकी जो टॉप रूट्स होती हैं, एरियर रूट्स होती हैं, वो आप अगर देखोगे तो आकाश से पृथ्वी की ओर आ रही है, आकाश महाभूत से पृथ्वी महाभूत की तरफ आ रही है। तो इनके अंदर एक पृथ्वी महाभूत ऑलरेडी बहुत होता है, क्योंकि बरगद का पेड़ है, बहुत समय तक जीवित रहता है, तो इसके अंदर स्थिरता का गुण, पृथ्वी महाभूत का गुण होता ही होता है। और इसकी जो रूट्स हैं वो आकाश से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, इसलिए उनके अंदर पृथ्वी महाभूत का गुण होता है। अब हम देखो, जब अपने लोअर लिम्ब में वेन्स का जो स्ट्रक्चर देखोगे और जो वट के पेड़ की क्रॉप रूट्स का स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो सेम दिखता है। तो एक तरह से क्या हो गया, संरचनात्मक रूप से हो गया लोक पुरुषार्थ सिद्धांत। अब क्या हुआ, वेरिकोस वेन हुआ। तो वेरिकोस वेन में क्या होता है, वेरिकोस वेन ने जो वॉल्व का पृथ्वी महाभूत होता है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से वो वॉल्व होल्ड नहीं कर पाता ब्लड, या उसको वापस फ्लो में नहीं भेज पाता। तो उस पृथ्वी महाभूत को कहाँ से लाएं? तो हमें बरगद का पेड़ तो मिल गया कि बरगद के पेड़ की जो रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स हैं, वो तो पृथ्वी महाभूत डिनोट कर रही हैं, और संरचनात्मक रूप से लोक पुरुषार्थ सिद्धांत भी है।
और कार्यात्मक रूप से मैंने पृथ्वी महाभूत की कमी है तो पृथ्वी महाभूत देना है, लेकिन उसको कैसे पहुंचाएं? अब पृथ्वी महाभूत को वहां तक पहुंचाए कैसे जाए? क्योंकि अगर हमें स्किन को पेनिट्रेट करना है, हमें उस वहां तक वेन्स के अंदर तक पहुंचाना है, तो कोई हमें सूक्ष्म महाभूत की जरूरत पड़ेगी, और सबसे सूक्ष्म कौन होता है? आकाश होता है। तो अब क्या करें? जो नारियल का वृक्ष होता है वो पृथ्वी महाभूत से आकाश महाभूत की तरफ, आकाश में जितना ऊपर जाके निकलता है उसके जो फल होते हैं, तो नारियल का जो तेल बनाएंगे उसके अंदर आकाश महाभूत का गुण होता है। अब हमें क्या करना है? तो हमें क्या, अब हमें वाहन मिल गया नारियल का तेल, और हमें पहुंचाना है वट का पृथ्वी महाभूत। तो हम क्या करेंगे? हमने एक भाग नारियल का तेल लिया, एक भाग जो शरद ऋतु में नई रूट्स आती हैं, क्रॉप रूट्स आती हैं, येलो कलर की आती हैं वो, एक भाग वो लिया, और 1.5 भाग हमने पानी लिया। अब हमने उसको बॉयल किया, इतना बॉयल किया कि पानी ना बचे। हमारा जो तेल बनना है, हम बट जतादी तेल जो बनाएंगे वो बनाना है हमें। शरद ऋतु में आने वाली जो येलो कलर की रूट्स होती हैं, क्रॉप रूट्स, उन्हीं से बनाइएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। अब हमें क्या करना है? हमें पैर की मालिश करनी है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। 10 से 15 मिनट प्रॉपर अच्छे से मसाज करना है। हाथ नीचे से ऊपर की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे ही पृथ्वी महाभूत, वट का पृथ्वी महाभूत वहाँ वेन्स तक पहुँचेगा, वो बॉल के अंदर पृथ्वी महाभूत रीजनरेट होगा, वैसे ही वेरिकोस वेन की समस्या खत्म हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। बाकी आपको रक्त शुद्धिकरण जो भी आप औषधियाँ देंगे वो इंटरनल दे सकते हैं, लेकिन अगर बॉल का दोबारा पृथ्वी महाभूत जीवित करना है तो आपको इसी पंचमहाभौतिक सिद्धांत से करना ही पड़ेगा। रक्त मोक्षण इसकी एक टेम्पररी चिकित्सा होती है, हम सब जानते हैं कि टेम्पररी रिलीफ दे देते हैं हम उससे, लेकिन अगर पृथ्वी महाभूत रीजनरेट करना है तो हमें उसको लिए ये तेल यूज करना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको एक विचार दे दिया है। अब आप किसी और पृथ्वी महाभूत को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो आप पहुँचाइए। आपको जो भी समझ में आए कि आप इस पृथ्वी महाभूत को वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचा सकते हैं तो आप पहुँचा सकते हैं। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही दृष्टि से हमने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नया लगा, क्या आपने कभी ऐसे सोचा था, या हमें संहिताएं ऐसे ही पढ़नी चाहिए? तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वी विल वेट फॉर योर फीडबैक। एंड अब लंबा हो जाएगा तो काफ़ी, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड संहिताओं को प्रेम कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको रेक्टाफिकेशन में मत जाइए। आप, हो सकता है आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन संहिताओं को समझ कर पीजी की तैयारी कीजिए। आप पहले एक वैद्य बनिए, एक अच्छे वैद्य बनिए। पीजी की प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एक अच्छा वैद्य बनना। उस पीजी की प्रिपरेशन की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें आपको नहीं पता कि आप कौन सा युक्ति लगा के पेशेंट को क्या लिख रहे हैं। आप सिर्फ अपने टीचर को कॉपी करने बैठे हैं या प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करने बैठे हैं, आपको नहीं पता कि ये कैसे दवा काम करेगी, तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर बीए में 3rd ईयर या 4th ईयर के भी स्टूडेंट हैं तो आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आपको युक्ति लगा सकें, ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे औषधि, मुझे क्या विचार करना चाहिए। मैं आपको प्रकृति को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि प्रकृति को महसूस कीजिए, आयुर्वेद को महसूस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब संहिता टेक्स फॉर मोर वीडियोज़। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।